जादूरत के पुजारी। किस्त नंबर 7। भाटी वाली दुकान के किराएदार लतीफ ने वादे के मुताबिक 30 तारीख से पहले ही दुकान खाली करके चाबी इनके हवाले कर दी। उसे कोई और दुकान नहीं मिली थी और वो अपनी लक्ष्मी वाली दुकान में मुंतकिल हो गया था। यह दुकान मेन रोड से जरा हटकर वाक़ई थी, जिस वजह से वो अरसा से बंद पड़ी थी। मगर अब लतीफ ने उस दुकान में अपना कारोबार शुरू कर दिया था। शारिक ने दुकान में रंगो रोगन करवा लिया। वो कई रोज तक यही सोचता रहा कि यहाँ क्या कारोबार शुरू करे। इसके दादा ने यहाँ फलों की दुकान खोली थी। बाप भी यही कारोबार करता रहा था। बचपन में इसने भी बाप के साथ यही काम किया था, लिहाजा इसने फैसला किया कि वो फलों ही की दुकान खोलेगा। इसके मकान और दुकान के किराए की 14 साल की कमाई अभी तक मरियम के नाम से बैंक अकाउंट में जमा थी। मरियम इसे कई मरतबा कह चुकी थी कि वो अपने नाम से अकाउंट खुलवा ले ताकि ये रकम उस अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाए, मगर शारिक अभी तक टाल मटोल से काम ले रहा था। उस रोज रात के खाने के बाद इसने मरियम की दी हुई चेकबुक निकाल ली। इसमें 1 लाख रुपए की रकम भरी। चेक पर इसने बेरर के आगे कैश लिखा था। माँ जी, मैंने फलों ही की दुकान खोलने का फैसला किया है। इसके लिए मुझे कुछ रकम की ज़रूरत है। ये मैंने 1 लाख का चेक भर दिया है। इस पर दस्तखत कर दें। कल चेक कैश करवा कर दुकान सेट करने कुछ सामान ले आऊँगा, फिर 2000 रोज़ में दुकानदारी शुरू कर दूँगा। इसने चेकबुक मरीम के सामने रखते हुए कहा। 1 लाख क्यों? मरीम ने इसे घूरा। तुम सुबह मेरे साथ चलकर अपना अकाउंट खुलवा लो और सारी रकम उसमें मुंतकिल कर लो। मैं नहीं अब संभाल सकती। मेरे लिए 1 लाख की रकम ही काफ़ी है माँ जी, शारिक ने कहा। बल्कि दुकानदारी शुरू करने के बाद उसमें से आधी ज़्यादा रकम बच जाएगी, वो मैं अपने अकाउंट में जमा करवा लूँगा। और बाकी रकम? मरीम ने इस वाले निगाहों से इसके देखा। इसका दाखिला होने वाला है। इसने रज़े की तरफ इशारा किया। इसके बाद भी इसे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको तो अंदाज़ा हो गया होगा कि तालीम कितनी महंगी है। आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ जो इसे BA करवा दिया। अब ये MA भी ज़रूर करेगी, लेकिन इस सिलसिले में कोई बात नहीं सुनूंगा माँ जी, शारिक ने इसकी बात काट दी। अगर आपने इनकार किया तो मैं समझूंगा कि आप मुझे बेटा नहीं समझती। नहीं पुत्र, ये बात नहीं है, मरियम बोली। तो फिर खामोशी से सिर्फ 1 लाख के इस चेक पर दस्तखत कर दें, शारिक बोला। अच्छा। मरियम के मुंह से गहरा सांस निकल गया। देखिए, सिर्फ दस्तखत करने से काम नहीं चलेगा। चेक कैश करवाने के लिए मुझे खुद भी बैंक तक जाना पड़ेगा। सुबह शारिक ने मरियम को साथ जाकर इस बैंक में अपना अकाउंट खोला। मरियम के अकाउंट में से 1 लाख की रकम निकलवाकर इसमें से 20,000 जेब में रख लिए और बाकी रकम अपने अकाउंट में जमा करवा दी। बैंक से निकलकर इसने मरियम को घर भेज दिया और खुद दुकान की तरफ चला गया। वो इस दुकान को मेयारी अंदाज में शुरू करना चाहता था। इसके इसने पहले ही मंसूबा बना रखा था। 1 हफ्ते में इसने दुकान के खूबसूरत शेल्फ बनवा लिए थे। शीशे के खूबसूरत मर्तबान में अनवाउ अक़साम के ड्राई फ्रूट्स जाकर शेल्फों में रखे। वो फिर इसके 2-4 रोज़ बाद सुबह सवेरे मंडी पहुंच गया और उस रोज़ से दुकानदारी शुरू कर दी। पहले ही रोज़ शाम के वक्त वे ग्राहक को फल दे रहा था कि मैले कुचले लिबास में एक मजहूल सा आदमी दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। उस सूरत ही से नशे का आदी लगता था। इस किस्म के लोग भीख मांगकर नशे की आदत पूरी किया करते थे। शायद इसे भी भिखारी ही समझा था। ग्राहक के जाने के बाद वो आदमी करीब आ गया। शारिक ने भी इसको देखा तो चौंके बगैर नहीं रह सका। इसे शख्स को पहचान लिया। पहली मरतबा जब वो मरीम के साथ किराएदार को दुकान खाली करने के लिए कहने आया था तो उस वक्त यहाँ पान की दुकान थी। इस शख्स ने लतीफ़ को 50 का नोट दिया। वो लतीफ़ ने से कागज़ की एक थैली थमा दी थी जिसे लेकर ये शख्स चला गया था। तब भी शख्स ने जेब से 50 रुपए का तुड़मुड़ा नोट निकाला और कुछ कहे बगैर शारिक की तरफ बढ़ा दिया। क्या चाहिए? शारिक ने 50 का नोट इसके हाथ से लेते हुए पूछा। अफ़गानी पाउडर। लतीफ़ ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं यहाँ लेने के आता हूँ, इस शख्स ने कहा। पाउडर की दुकान है? शारिक ने इसे घूरा। चल भाग यहाँ से। इसने 50 का नोट दोबारा इस शख्स के हाथ में थमा दिया। एक तो इतने दिन बाद दुकान खोली और सौदा भी नहीं देता। लतीफ़ की दुकान पर ही जाना पड़ेगा लक्ष्मी। वो शख्स बड़बड़ाता हुआ चला गया। इस रोज़ 3 और ऐसे आदमी आए थे जिन्होंने इससे अफ़गानी पाउडर मांगा था। इसके बाद कई रोज़ तक ये सिलसिला चलता रहा। रोज़ाना कई ग्राहक ऐसे आते जो 50 या 100 का नोट देकर इससे अफ़गानी पाउडर तलब करते। इनमें कुछ सफ़ेद पोश भी होते और कुछ भिखारी किस्म के आदमी भी। एक रोज़ रात 9 बजे एक कार इसकी दुकान के सामने आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर एक खूबसूरत और जवान औरत के अलावा और कोई नहीं था। शारी की दुकान पर कार वाले ग्राहक भी आते रहते थे। वो औरत इंजन बंद करके कार से उतर आई। शारी के अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र 30 के लगभग रही होगी। इसने दुकान के सामने रुककर पहले अजीब सी निगाहों से इधर उधर देखा, फिर 1 किलो अमरूद तलवा कर पर्स में हाथ डालते हुए कहा, कितने पैसे? 10 रुपए। और कुछ नहीं चाहिए? शारिक ने पूछा। इस औरत ने पर्स में से एक 10 और एक 500 का नोट निकालकर शारिक की तरफ बढ़ा दिया। वो घबराई हुई सी थी और बार बार इधर उधर देख रही थी। 10 रुपए के साथ 500 का नोट देकर शारिक इस तरह इस औरत को देखने लगा जैसे इसकी ज़हनी सेहत पर शुबा हो। 500 का नोट? मुझे अफ़गानी पाउडर चाहिए। इस औरत ने एक मरतबा फिर इधर देखते हुए घबराए हुए लहजे में कहा। अफ़गानी पाउडर? मैं समझा नहीं। शारिक ने से घूरा।
मैं हमेशा यहीं से ले जाती हूँ। पहले यहाँ पान की दुकान थी और मुमकिन है वो पान वाला अफगानी पाउडर रखता हो। मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं। ये फलों की दुकान है, कॉस्मेटिक्स की नहीं। शारिक ने कहते हुए 500 का नोट इसे लुटा दिया। वो औरत चलना में अजीब सी निगाहों से इसके तो देखती रही। फिर से शारिक के हाथ से नोट झपटा, अमरूद वाला लिफाफा उठाया और कार में बैठ गई। इसने दरवाज़ा इस जोर से बंद किया था कि आसपास से गुजरते लोग मुड़कर इसकी तरफ देखने लगे। इस इंजन स्टार्ट करके गाड़ी बड़े खतरनाक अंदाज में आगे बढ़ाई थी। शायद इस पर किसी किस्म की झुंझुलाहट सवार हो गई थी। शारिक अब वाकई परेशान हो गया था। इसके पास अफगानी पाउडर के ग्राहक आ रहे थे और बकौल इन ग्राहकों के वो लतीफ़ से सौदा लेते रहते थे, लेकिन वो नहीं जानता था कि अफगानी पाउडर क्या होता है। शारिक आमतौर पर रात 10:30 बजे दुकान बंद कर दिया करता था। इस रात वो दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था कि एक आदमी इसकी दुकान पर आकर रुका। वो दुबला पतला लंबा सा आदमी था। इससे जिस्म पर चादर लपेट रखी थी, सर पर मफलर लपेटा हुआ था, शेप बढ़ा हुआ था। क्या हाल है शारिक बाबू? इस शख्स ने इस तरह बेतकल्फी से इससे हाथ मिलाया जैसे बहुत पुरानी जान पहचान हो, मगर वो चेहरा शारिक के लिए कतई अजनबी था। मैंने पहचाना नहीं। शारिक ने उलझी हुई निगाहों से इसके देखा। नहीं पहचाना तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं तो तुमको जानता हूँ। इस शख्स ने कहते हुए चादर में काले रंग का एक शॉपिंग बैग निकालकर इसकी तरफ बढ़ा दिया। हमारे ग्राहक वापस आ रहे हैं। मैंने सोचा तुम्हें माल दे दूँ। लो ये रख लो, आधा किलो है, पैसे बाद में दे देना। गाँव को 25 रुपये की एक पुड़िया देना। ये क्या है? शारिक ने उलझी हुई निगाहों से इसके देखा। अफगानी पाउडर है शारिक बाबू, पैसे ही पैसे इसमें, लंबा माल है इसमें। हमारे ऐसे ग्राहक आएंगे कि तुम मुँह मांगे पैसे ले सकते हो इनसे। इस शख्स ने कहा। अफगानी पाउडर के ग्राहक तो वाकई आ रहे हैं, मगर ये है क्या? शारिक ने कहते हुए थैले में हाथ डाला। इसमें प्लास्टिक की छोटी छोटी थैलियाँ भरी हुई थी। हर थैली में चुटकी भर सफेद रंग का पाउडर भरा हुआ था। वो एक पुड़िया निकाल कर देखने लगा। शारिक बाबू, वो आदमी इधर उधर देखकर बोला, इस थैले को नीचे रखो छुपा कर, किसी की नज़रों में ना आना चाहिए। ऐसी चीज़ें चोरी छुपे बिकती हैं और बड़े पैसे देती हैं, ऐश करोगे। ऐसी क्या चीज़ है जो चोरी छुपे बिकती है? शारिक ने तो पुड़िया दोबारा थैले में डाल दी। वो सिर्फ एक बात जानता था कि शराब, अफ्यून, चर्स और ऐसी नशावर चीज़ें चोरी छुपे फ़रोख्त होती हैं। इसके नज़रों में इन लोगों के चेहरे उभर आए जो इसके पास अफगानी पाउडर मांगने आते रहे थे। इनमें हर शख्स चेहरे से नशे का आदी ही लगता था। और तकरीबन 1 घंटा पहले जो औरत आई थी वो अगरचे खूबसूरत थी, मगर शारिक को इसकी आंखों में भी नशे की सुर्खी नजर आई थी। दफतन इसके जहन में एक नाम उभरा, हीरोइन। इससे ज़िंदगी के 14 साल जेल में गुजारे थे। जेल में अखबार पढ़ने का मौका कभी कभार ही मिलता था। इसने एक आध मरतबा किसी खबर में हीरोइन का नाम पढ़ा था। जेल से आने के बाद भी अखबार कभी कभार ही पढ़ता था। तकरीबन 15 दिन पहले इसने अखबार में किसी का मरासला भी पढ़ा था, जिसमें शिकायत की गई थी कि शहर में जगह जगह हीरोइन फरोशी के अड्डे कायम हैं। मंशियात फरोश नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। पुलिस सूरत हाल से अच्छी तरह वाकिफ़ है। मौत के इन सौदागरों को अच्छी तरह पहचानती है, मगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। शारिक की नज़रों के सामने एक बार फिर वो चेहरे घूमने लगे। शारिक बाबू, वो आदमी इसके चेहरे पर नजरें जमाते बोला, तुम अफगानी पाउडर के बारे में वाकई कुछ नहीं जानते या जानबूझकर अनजान बन रहे हो? ये क्या है, कोई नशावर चीज़? शारिक ने इसे घूरा। जिसे हीरोइन कहते हैं शारिक बाबू, इस शख्स ने कहा। इस वक्त पूरी दुनिया में इसकी मांग बढ़ रही है। यूरोप और अमेरिका में तो इस छोटी सी पुड़िया की कीमत भी $100 से ज़्यादा है, मगर ये यूरोप के मुकाबले में ये माल बहुत सस्ता है। तुम्हें पुड़िया के 10 रुपये मिलेंगे। ग्राहक बनाते जाओ, माल कमाते जाओ। नहीं, शारिक ने नफ़ी में सर हिला दिया। मैं ये काला धंधा नहीं कर सकता। ये ले जाओ यहाँ से और आइंदा यहाँ मत आना। सोच लो शारिक बाबू, इस शख्स ने शारिक के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। सोच लिया है, जाओ, चले जाओ यहाँ से, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। शारिक ने धमकी दी। तो शख्स चल में इसे घूरता रहा। फिर से शॉपिंग बैग उठा के चादर में छुपाया और वहां से चला गया। शारिक ने भी दुकान बंद कर दी और दिन भर की कमाई समेटकर घर की तरफ रवाना हो गया। इस रात शारिक को नींद नहीं आ सकी। अफगानी पाउडर का राज इसकी समझ में आ गया था। हीरोइन, जिसने हज़ारों घरों को उजाड़ दिया था, नई नस्ल तबाह हो रही थी। इसमें शुबा नहीं कि इस नाजायज़ कारोबार में आमदनी बहुत थी। लोग रातों रात दौलतमंद बन जाते हैं, लेकिन वो किसी की बर्बादी में हिस्सेदार नहीं बनना चाहता था। इसका आगे पीछे कोई नहीं था। मरियम को इसने माँ का दर्जा दिया और रज़िया को छोटी बहन की तरह समझा था। इस तरह 3 अफराद के कुंबे की परवरिश के लिए फलों की दुकान काफ़ी थी। वो किसी नाजायज़ काम में हाथ नहीं डालना चाहता था। शारिक ने मरियम या रज़िया को इस वाक़े के बारे में कुछ नहीं बताया था। रात को देर तक जागने के बावजूद सुबह सवेरे उठ गया। मरियम ने इसे चाय बना दी। इसने चाय पी और मंडी रवाना हो गया। ये इसका मामूल था। मंडी से माल लाकर वो दुकान पर छोड़ देता,
घर आकर नाश्ता करता और फिर दुकान खोलता। इसने मोहल्ले के लड़के को मुलाजिम रख लिया था जो सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक दुकान पर रहता था। इस तरह शारिक को इस लड़की की वजह से दोपहर को दुकान में कुछ देर आराम करने का मौका मिल जाता था। उस रोज़ भी अफगानी पाउडर के कई ग्राहक आए थे। आज शारिक ने इन्हें डांट कर भगा दिया था। 8 बजे के करीब एक शिराड कार दुकान के सामने आकर रुकी। कार में 4 आदमी थे। एक ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठा हुआ था। उसकी उम्र 45 के लगभग रही होगी। सर पर बाल बराए नामी थे, बड़ी बड़ी मूछें और सुर्ख आंखें। इसने सफ़ेद कुर्ता और रेशमी लाचा पहन रखा था। वो शक्ल से गंवार लगता था और गंवारों की तरह सीट पर फैलकर बैठा हुआ था। वो गहरी नज़रों से शारिक की तरफ देखने लगा। पिछली सीट पर 2 आदमी बैठे हुए थे। वो दोनों शक्लों से लफंगे लगते थे। सरों पर रेशमी मफलर लपेट रखे थे। उन्होंने भी कुर्ते और लाचे पहने हुए थे। शारिक ने सरसरी सी निगाहों से कार की तरफ देखा और फिर दुकान पर खड़े ग्राहक की तरफ मुतवज्जो हो गया। इसका ग्राहक जैसे दुकान से रुखसत हुआ, कार की पिछली सीट पर बैठा एक आदमी उतरकर दुकान पर आ गया। शारिक बाबू, ज़रा दुकान से बाहर आना, शेरा पहलवान तुमसे बात करना चाहता है, इस आदमी ने कहा। पहलवान कौन? शारिक ने उलझी हुई निगाहों से इसकी तरफ देखा। वो गाड़ी में बैठा है, दुकान से बाहर आओ, मुलाकात तो करो, कोई शख्स बोला। वैसे हैरानी की बात यह है कि तुम शेरा पहलवान को नहीं जानते, जबकि शहर का बच्चा बच्चा इसके नाम से वाकिफ है। शारिक दुकान से निकलकर गाड़ी के पास आ गया। इससे पिछली सीट की तरफ देखा। पहले जो आदमी बैठा हुआ था उसकी गोद में कलाशनकोफ राइफल रखी हुई थी। दूसरी कलाशनकोफ साथ वाली सीट पर रखी हुई थी। ये उस आदमी की राइफल थी जो इसे कार से उतरा था। शारिक, तुम्हारा नाम है? अगली सीट पर बैठे हुए आदमी ने इसके चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा। वो शेरा पहलवान था। जी हाँ, फरमाइए। शारिक ने सवालिया निगाहों से इसके देखा। तुमने कल मेरे आदमी को वापस कर दिया था। शेरा पहलवान ने से घूरा। कौन सा आदमी? मैं समझा नहीं। शारिक बोला, मैंने अपने एक आदमी को अफगानी पाउडर देकर भेजा था, मगर तुमने वो पाउडर रखने से इनकार कर दिया और उसे पुलिस के हवाले कर देने की धमकी दी थी। शेरा पहलवान बोला, मैं इस किस्म के काम नहीं कर सकता पहलवान जी। शारिक ने जवाब दिया, आप कोई दूसरी दुकान तलाश कर लें, तुम बहुत भोले हो। शेरा पहलवान ने कहा, घर आई दौलत को ठुकरा रहे हो। लोग रातों रात दौलतमंद बनने के ख्वाब देखते हैं और तुम दौलतमंद बनने से इनकार कर रहे हो। मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए पहलवान जी, आप कोई बंदा तलाश कर ले, मुझे तो माफ़ी रखें। शारिक कहता दुकान में वापस आ गया। शेरा पहलवान अजीब सी निगाहों से इसकी तरफ देख रहा था। इसने बाहर खड़े अपने साथी को इशारा किया। वो पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया और कार हरकत में आ गई। इसी रात 10 बजे शारिक दुकान बंद करके घर जा रहा था। इसके हाथ में शॉपिंग बैग भी था जिसमें मरियम और रजगे कुछ फल डाल लिए थे। वो सड़क पार करके तांगों वाले अड्डे की तरफ आ गया और फुटपाथ के साथ साथ चलने लगा। फुटपाथ पर लोगों ने कब्जा जमा रखा था। कहीं रातों रात जवान बना देने वाले किसी सन्यासी बाबे ने दुकान सजा रखी थी और कहीं आलू छोले और हलीम बेचने वाले ने कब्जा जमा रखा था। हालांकि सड़क के उस पार हलीम बेचने वालों की बेशुमार दुकानें थीं जहाँ मरकरी बल्ब जल रहे थे। हलीम की ये दुकानें रात भर खुली रहती थीं। शारिक जहाँ चल रहा था वहाँ से कुछ आगे फजल इलाही हॉस्पिटल की दुकानें थीं। 1-2 रात भर खुले रहने वाले मेडिकल स्टोर्स थे और बाकी पब्लिशर और बुक सेलर्स की दुकानें थीं। किताबों की दुकानें बंद हो चुकी थीं, अलबत्ता वो मेडिकल स्टोर खुले हुए थे। इन दुकानों से आगे नेमत कदा और आबशार होटल थे और इनके बाद लोहारी गेट। मेडिकल स्टोर के सामने से गुजरते हुए शारिक को याद आ गया कि इसे माजी की दवा लेनी थी। मरियम चंद रोज से गुर्दे की तकलीफ महसूस कर रही थी और डॉक्टर ने कुछ दवाई लिखकर दी थी जिन्हें वो बाकायदगी से इस्तेमाल कर रही थी। आज सुबह घर से निकलते हुए मरियम ने इसे कहा था कि वापसी पर गोलियां लेते आना। शारिक ने एक मेडिकल स्टोर से मतलूबा गोलियां ली, पैसे अदा किए और गोले वाली थैली जेब में रखता हुआ आगे चल दिया। नेमत कदा और आबशर होटल के सामने बड़ी रौनक थी। होटलों के सामने मेज़ें कुर्सियाँ बिछी हुई थी और बेफिक्रे और मंचले बैठे चाय की चुस्कियों के साथ बात बात पर कहके लगा रहे थे। ये लोहारी चौक था और यहाँ रात भर चहल पहल रहा करती थी। शारिक मेडिकल स्टोर से निकलकर चंद गज आगे ही बढ़ा था कि पीछे से आने वाली एक सफेद कार इसके करीब आकर रुकी। 2 आदमी नीचे उतरे। इन दोनों के हाथ में पिस्तौल थे और दोनों शारिक के दाएं बाएं पहुंच गए। शारिक बाबू, इनमें से एक ने कहा, खामोशी से हमारे साथ कार में बैठ जाओ, शोर मचाने या भागने की कोशिश मत करना। हमारे हाथों में पिस्तौल असली है, नकली नहीं। कौन हो तुम? शारिक हकलाया, मेरे पास ज़्यादा रकम नहीं है, हमें तुम्हारी रकम से कोई दिलचस्पी नहीं, बैठो गाड़ी में। दूसरा आदमी घुर्राया। शारिक का चेहरा धुआं हो गया। वो खामोशी से कार में बैठ गया। एक आदमी इसके दाएं तरफ बैठ गया और दूसरा बाईं तरफ। इस तरह वो इन दोनों के बीच में सैंडविच बनकर रह गया था। कार हरकत में आ गई और लोहारी के चौक से घूमकर दोबारा भाटी की तरफ दौड़ने लगी। भाटी चौक से कार बाईं तरफ मुड़ गई। इसकी रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं थी। तकरीबन 20 मील आगे वो चौक था जहाँ से एक सड़क झुकबुर्जी की तरफ चली गई थी और एक जैन मंदिर की तरफ से होती हुई GPO और स्टेट बैंक की पुष्कू इमारतों के दरमियान से होती हुई
माल रोड को कता करके लकरोड रोड से जा मिलती थी। वो कार दाएं या बाएं मुड़ने के बजाय चौराहा पार करके सीधी विवास गार्डन की तरफ जाने वाली सड़क पर निकल गई। शारिक ने सीट की पूछ से टेक लगा ली। इसके मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया था। कार मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती रही। इन सड़कों के दोनों तरफ वसी और इस रिहायशी बंगले थे। किसी सड़क के मोड़ पर कोई एक आध दुकान भी नजर आ जाती। इन दोनों आदमियों से किसी ने भी रास्ते को खुफिया रखने के लिए शारिक की आंखों पर पट्टी वगैरह बांधने की कोशिश नहीं की। ड्राइवर बड़े इत्मीनान से मुतवस्सित रफ्तार से कार चला रहा था। इनमें से किसी ने शारिक से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था और ना ही शारिक ने कुछ पूछा था, क्योंकि वो जान चुका था कि ये लोग इसकी किसी बात का जवाब नहीं देंगे। वैसे इसके दिल में हल्का सा खौफ मौजूद था। इसे इस बात पर हैरत थी कि कौन लोग थे और इसे इस तरह अगवा करके क्यों ले जा रहे थे। अगर ये लोग राहजन या डाकू होते तो इसकी जेबें खाली करके डरा धमकाकर किसी वीरान सड़क पर उतार कर चले जाते, मगर इनमें से किसी ने भी इसकी जेब से रकम निकालने या तलाशी लेने की कोशिश नहीं की थी। फलों वाला थैला भी शारिक के हाथ में था। उन्होंने इस थैले को भी नहीं छुआ था। कार एक ऐसी सड़क पर मुड़ गई जिसकी दोनों तरफ वसीउरिस कोठियां थीं। इस वक्त तकरीबन 11:15 बजे होंगे। बेशतर कोठियों पर सन्नाटा तारी था। बास कोठियों में रोशनी भी नजर आ रही थी। वो कार एक कोठी के सामने रुक गई। इस कोठी के गेट के सामने ही दो कारें खड़ी थी। शारिक वाली कार के ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। कोठी का गेट खुल गया और वो कार को अंदर लेता चला गया। कार के अंदर दाखिल होते ही गेट बंद हो गया। वो दोनों आदमी अपनी अपनी तरफ से दरवाजे खोलकर नीचे उतरे। आओ शारिक बाबू, हमारी मंजिल आ गई है, इनमें से एक ने कहा, और अपना ये फलों वाला थैला सीट पर ही छोड़ देना, कोई नहीं खाएगा इन्हें। शारिक थैला सीट पर छोड़कर नीचे उतर आया। इसने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। बहुत बड़ी कोठी थी। वसी और इस लॉन था। आमदोरफ्त के लिए 2 गेट थे। एक पुख्ता रविश कोठी के बरामदे के सामने से होती हुई दोनों गेट्स की तरफ चली गई थी। लॉन में अगरचे फैंसी लाइट्स के पूल लगे हुए थे, लेकिन किसी पर भी कोई बल्ब रोशन नहीं था। सिर्फ बरामदे में एक बल्ब जल रहा था। ये शख्स ने गेट खोला था। इसने चादर की बुक्कल मार रखी थी, लेकिन दाएं कंधे पर राइफल की उठी हुई नाल इस चादर में से भी साफ नजर आ रही थी। वो दोनों इसे लेकर बरामदे वाले दरवाजे में दाखिल हो गए। सामने एक राहदारी थी जिसके दाएं कमरे थे। एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। कमरे के सामने से गुजरते हुए शारिक ने अध खुले दरवाजे की तरफ देखा। कालीन पर 4 आदमी बैठे थे, ताश खेल रहे थे। इनके करीबी रिवॉल्वर के साथ ऑटोमेटिक राइफलें इस्तादा थीं। वो राहदारी में बाईं तरफ मुड़ गया। एक दरवाजे के सामने रुक गया। दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर कालीन पर 2 आदमी बैठे हुए थे। इनमें से एक को शारिक ने फौरन पहचान लिया। वो शेरा पहलवान था। शेरा पहलवान को देखकर शारिक के पूरे जिस्म में अनजाने खौफ की एक लहर सी दौड़ गई। दूसरे आदमी को शारिक नहीं जानता था। इसने भी कुर्ता और रेशमी लाचा पहन रखा था। इसकी उम्र भी 40-45 के लगभग रही होगी। कद निस्बतन छोटा और जिस्म कदरे भारी भरकम था। हम शारिक बाबू को लेकर आ गए हैं शेरा पहलवान। शारिक के साथ आने वालों में से एक ने अंदर दाखिल होकर कहा, इसको बिठाओ इधर। शेरा पहलवान ने एक तरफ इशारा किया। कोई खातिर शातिर करो इसकी, ठंडा शंडा पिलाओ, मेहमान है हमारा। मैं ज़रा छोटे पहलवान से बात कर लूँ। शारिक बाबू से भी बात करता हूँ। बैठो शारिक बाबू, इनमें से एक ने कहा। शारिक दीवार से टेक लगाकर कालीन पर बैठ गया। दोनों आदमी बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद इनमें से एक ने कोक की ठंडी बोतल लाकर इसके हाथ में थमा दी। शारिक का हलक खुश्क हो रहा था। इस वाकई पानी इस किस्म की कोई चीज़ की जरूरत महसूस कर रहा था। इसके हाथ कांप रहे थे। बड़ी मुश्किल से बोतल से चुस्के ले रहा था। शेरा पहलवान छोटे पहलवान की बातें भी सुन रहा था। यार छोटे पहलवान, मान ले मेरी बात, शेरा कह रहा था। कल कराची की पार्टी आने वाली है, उसके लिए भी माल का बंदोबस्त करना है। मैं तुम्हें 1 किलो जो दे रहा हूँ वही ले जाओ। परसों तक और माल आ जाएगा, जितना चाहे ले जाना। ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। छोटे पहलवान ने कहा, 1 किलो का क्या करूँगा? रोज़ के ग्राहकों को क्या जवाब दूंगा? मुझे भी तो अपने रोज़ के ग्राहकों का ख्याल रखना है छोटे पहलवान। शेरा पहलवान ने कहा, सबको थोड़ा थोड़ा माल दे रहा हूँ, कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए। 1 किलो ले जा मेरा वीर। ये तुम ज्यादती कर रहे हो मेरे साथ शेरा पहलवान। छोटे पहलवान ने कहा, तुम्हें तो मेरा ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। मैं सबका ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। ला रकम निकाल। शेरा पहलवान बोला। छोटे पहलवान ने घुटने के नीचे दबा हुआ कपड़ा का मेरे साथ थैला निकालकर इसमें से 500 और 1000 रुपये की नोटों की एक गड्डी निकालकर इसके सामने रख दी। थैले में और भी गड्डियाँ मौजूद थी। लो पूरे 1.5 लाख हैं। तुम पर कोई बेतबारी नहीं छोटे पहलवान, ये पहली मरतबा ही आए हो। शेरा पहलवान ने कहते हुए शीदे नाम की किसी आदमी को आवाज़ दी। चंद सेकंड बाद एक दुबला पतला सा नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। इसकी उम्र 24-25 साल रही होगी। छोटी गोल दाढ़ी थी और सर पर चेकदार कपड़े का साफा लिपटा हुआ था। माथे पर मेहराब का निशान था। लगता था जैसे वो भी मस्जिद से नमाज पढ़कर आया हो। शीदे पुत्र, ये पैसे ले जा और छोटे पहलवान को एक थैला दे दे। शेरा पहलवान ने कहते हुए नोटों की गड्डियाँ इस बारिश नौजवान के हाथ में थमा दी। शीदा कमरे से चला गया। तकरीबन 5 मिनट बाद इसने
पैकेट की तरह लिपटा हुआ एक काला थैला लाकर छोटे पहलवान को दे दिया। छोटे पहलवान ने वो पैकेट कपड़े के मैले से थैले में रखा और शेरा पहलवान से हाथ मिलाकर कमरे से निकल गया। अब कमरे में शेरा पहलवान और शारिक रह गए थे। इधर मेरे करीब है शारिक बाऊ, तू घबरा क्यों रहा है? शेरा पहलवान ने कहा, मुझे इस तरह अगवा करके यहाँ लाया गया है। और क्यों? शारिक ने जगह से उठकर इसके करीब बैठते हुए कहा। इसके लहजे से खौफ नुमाया था। तुझे समझाने के लिए। यही तुम्हारी बात समझ में नहीं आई कि इस दुनिया में दौलत ही सब कुछ है। दौलत से दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती है, यहाँ तक कि इंसान भी खरीदे जा सकते हैं। अगर किसी के पास दौलत हो तो लोग झुक झुक कर इसे सलाम करते हैं, और अगर दौलत ना हो तो उसे ठोकरी मारी जाती है। मैंने तुम्हें बड़ी आसानी से दौलत कमाने का एक नुस्खा बताया था। अगर बात तेरी समझ में नहीं आई तो जगह सोने की कान है जहाँ तुमने फलों की दुकान खोल रखी है। ठीक है, अपनी दुकानदारी करते रहो, मगर इसके साथ ही काम करोगे तो तुम्हारे कदमों में दौलत के ढेर लग जाएंगे। ऐश करोगे सारी ज़िंदगी, इस जैसी कई कोठियाँ बना लोगे, लोग झुक झुक कर तुम्हें सलाम करेंगे। लेकिन पहलवान जी, मैं ये नाजायज़ काम नहीं करना चाहता, शारिक ने जवाब दिया। एक नाकर्दा जुर्म में 14 साल सज़ा काट कर आया हूँ। मैं शराफत की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं एक शरीफ आदमी हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक शरीफ आदमी था, वो शराफत की ज़िंदगी गुजारना चाहता था। शेरा पहलवान ने कहा, लेकिन मुझे इस रास्ते पर डाल दिया गया जिस पर मैं नहीं चलना चाहता था। आज मुझे पता चला है कि शराफत का दूसरा नाम दौलत है। मेरे पास बड़ी बड़ी शान वाले लोग आते हैं, ऐसे लोग जिनकी मुआशरे में बड़ी इज्जत है, लेकिन वो मेरे सामने नज़र झुकाकर खड़े होते हैं। मैं अपने हालात से मुतमईन हूँ पहलवान जी, शारिक ने कहा। मैंने पहले ही कहा था कि आप कोई बंदा देख ले। बात यह है कि तुम्हारी दुकान हमारा बहुत पुराना अड्डा है। आसपास के छोटे शहरों से हमारे गाहक में ही आते हैं। लतीफ़ ने शराफत से वो दुकान खाली कर दी। हमारा ख्याल था कि तुमसे ये काम लेंगे, लेकिन तुम्हारी ज़िद की वजह से हम कई दिन से नुकसान उठा रहे हैं। चलो ना सही, तुम ये काम नहीं करना चाहते तो वो दुकान हमें दे दो, वो मांगी कीमत दे सकता हूँ। शेर पहलवान ने कहा। नहीं पहलवान जी, शारिक ने जवाब दिया, वो दुकान मेरे बाप दादा की निशानी है, मैं इसे किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। जल्दी में कोई फैसला करने की ज़रूरत नहीं। शेरा पहलवान ने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला कर लेना। कल शाम को मेरा आदमी आएगा, उसे बता देना मेरा जवाब कल भी यही होगा। शारिक ने जवाब दिया, बड़े ज़िद्दी हो। शेरा पहलवान ने कहा। फिर रफ़ीक नाम की किसी आदमी को आवाज़ दी। वो अंदर आ गया। कि उनमें से एक था जो शारिक को यहाँ लाए थे। ओए रफ़ीक, शेरा पहलवान ने इसको देखते हुए कहा, शारिक बाबू को छोड़ आओ यार, ये हमारे काम का नहीं। वो शारिक की तरफ मुड़ गया। जा शारिक बाबू, तू तो बिल्कुल ही निकम्मा निकला, भोला आया हुआ है शेरा पहलवान। रफ़ीक ने कहा, उसे कह दे आज माल नहीं है, कल आ जाए। शेरा पहलवान ने कहा, जब पहले इसे छोड़ा, इसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। चल शारिक बाबू, रफ़ीक ने इशारा किया। शारिक एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। इसने कमरे से बाहर निकलने में देर नहीं लगाई थी। वो कार अब भी बरामदे के सामने खड़ी थी। शारिक जल्दी से पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। रफ़ीक ने ड्राइवर या दूसरे आदमी को बुलाने के बजाय खुद स्टीयरिंग संभाल लिया। इसे जैसे इंजन स्टार्ट किया, लान में टहलते हुए गनमैन ने गेट खोल दिया। कार गेट से निकलकर मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ने लगी। इस मरतबा इसकी रफ्तार खासी तेज़ थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, दास्तान अभी जारी है।